दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण बहुत पुराना हथियार है। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब भी तुष्टीकरण के द्वारा ही शासन किया जाता था और उसी का परिणाम है कि आज सत्ता में बैठी पार्टियां भी, राजनीतिक दल तुष्टीकरण का सहारा लेकर सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस तुष्टीकरण की यात्रा को भारतीय राजनीति का हिस्सा कहां से बनाया गया। मित्रों, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों से संघर्ष करते करते हमारे देश के क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुतियां देते गए और विरोध का स्वर बढ़ाते चले गए, तब अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि अब हमें भारत से अपना पैकअप करना पड़ेगा। तो जाते जाते अंग्रेजों ने भारत की राजनीति को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं अंग्रेजों से लड़ रही हैं। एक विचारधारा वो है जो हाउ एनी कॉस्ट देश को स्वतंत्र चाहती है, चाहे प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन देश आजाद चाहिए। उन्हें अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार नहीं थी। और उसी के साथ साथ एक विचारधारा और चल रही थी जो संघर्ष भी कर रही थी, लेकिन वो प्राणों की आहुति से बचना चाहती थी। वो थोड़ा समझौते के विचार में थे। वो देश को स्वतंत्र तो चाहते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता देश की सत्ता स्वतंत्र थी। देश स्वतंत्र हो उसके लिए प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी अलग थे, लेकिन देश की सत्ता स्वतंत्र हो और बिना प्राणों की आहुति दिए हो, ऐसा चाहने वालों को अंग्रेजों ने पहचान लिया था। और उसी पहचान का नतीजा था कि अंग्रेजों ने एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया और जब देश को आजाद करने का समय आया तो उस पालित पोषित राजनीतिक दल को अंग्रेज उस सत्ता स्वतंत्र चाहने वाली विचारधारा को समर्पित करके चले गए। ये तो थी देश की आजादी से पहले की तुष्टीकरण की यात्रा, कि जिन्होंने देश को आजाद चाहा, प्राणों की आहुति के बदले उन्हें आजादी मिली, लेकिन जिन्होंने देश की सत्ता स्वतंत्र चाही, अंग्रेजों ने उन्हें सत्ता हस्तांतरित की। आजादी के बाद राजनीति में थोड़ा सा बदलाव आया। एक दल भारतीय राजनीति की पहचान बन गया। उस दल में काम करने वाले लोगों में भी फिर स्वार्थ टकराने लगे। वहां अलग प्रकार का तुष्टीकरण ने जन्म लिया। आप देखिए, आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में कांग्रेस से जितने लोगों ने बाहर निकलकर राजनीतिक दल बनाए, किसी को राजनीति में अपनी जाति का प्रतिनिधित्व चाहिए था, किसी का जाति का स्वार्थ था, किसी का अपने वर्ग का स्वार्थ था, कोई अपनी भाषा को लेकर चिंतित था, कोई अपने क्षेत्र को लेकर चिंतित था और कोई अपने राज्य को लेकर चिंतित था। 'जिसका जितना बड़ा स्वार्थ
उसने कांग्रेस से अलग होकर के अपना राजनीतिक दल बनाया अपने उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और उसका परिणाम देश में अनेकों क्षेत्रीय राजनीतिक दल पैदा हो गए। लेकिन जनमानस ने उन्हें किस रूप में स्वीकारा? जिसने अपनी जाति को प्राथमिकता दी, तो जहां जहां उनकी जाति का बहुमत था वहां वहां उनकी स्वीकार्यता हो गई। किसी ने अपनी भाषा को प्राथमिकता दी, तो जहां जहां उस भाषा को बोलने वाले लोगों का बहुमत था वहां तक उस राजनीतिक दल की स्वीकार्यता हो गई। किसी ने वर्ग को लेकर के राजनीति की, किसी ने अपने क्षेत्र को लेकर राजनीति की, और जिसने अपने राज्य को लेकर राजनीति की उसकी स्वीकार्यता अपने राज्य तक सीमित हो गई। दोस्तों, ऐसे समय में एक और दल निकला कांग्रेस से, और उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया। उन्होंने पूरे वृक्ष की चिंता करने का उद्देश्य दिया कि हमें वृक्ष के पत्तों को अलग नहीं देखना है, टहनी को अलग नहीं देखना है, फलों को अलग नहीं देखना है, तने को अलग नहीं देखना है, उसकी छाल को अलग नहीं देखना है, हमें समस्त वृक्ष की चिंता करनी है। यानी राष्ट्र प्रथम का नारा जिन्होंने दिया, देश में राज्यों से बाहर भी उस दल की स्वीकार्यता बढ़ी, और आज वह दल राजनीति के शिखर पर भारत में केंद्र में सत्ता में स्थापित है। दोस्तों, विषय मेरा तुष्टीकरण। आज उस दल को भी मजबूरी में तुष्टीकरण का ही सहारा लेना पड़ रहा है। अपीजमेंट, तुष्टीकरण को एक तरह से आप ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मेरे परिवार में यदि 10 लोग हैं और मुझे परिवार का मुखिया बना रहना है, तो मुझे परिवार के 3 सदस्यों को मैनेज करना है कि भाई तुम लोगों की आवश्यकताएं ये हैं, मैं तुम लोगों की इन आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा हूं, प्लीज मेरे सपोर्ट करिए ताकि मैं मुखिया बना रहूं घर का। तो वो 3 फिक्स हो गए। बाकी जो 7 हैं उनमें से वो 3 को कहेंगे कि मैं पूरे घर की चिंता करता हूं, मैं पूरे घर का ध्यान रखता हूं, पूरे घर को मैनेज करना है, सबका भला होना चाहिए, मुझे सबका साथ चाहिए। वो 3 सेट हो गए। मतलब समझ रहे हैं? बहुमत के लिए भी तुष्टीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। ये हमारे देश की राजनीति का स्तर आ गया है। बिना तुष्टीकरण के आप सत्ता में नहीं बैठे रह पाएंगे। और राजनीति यह कहती है कि आपकी नीति और नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, यदि आप मुखिया नहीं बने तो आपकी नीति नीयत किसी काम की नहीं रह जाएगी, आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। किंतु मित्रों, दुख इस बात का है कि यदि सभी इस प्रकार से तुष्टीकरण करते रहे तो समाज एक नहीं हो पाएगा, देश एक नहीं हो पाएगा। देश भाषा में, राज्यों में, वर्ग में, जातियों में हमेशा बढ़ता रहेगा। और यदि इसका कोई तरीका है तो वो है सनातन। जब मैं सनातन शब्द बोलूं तो आप इसको किसी धर्म या किसी विशेष पहचान से मत लगा लीजिएगा। सनातन
का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, दो शब्द और हैं इसके आगे और पीछे। एक है पुरातन, एक है नूतन। पुरातन माने पुराना, नूतन माने नया, और सनातन माने सदैव। इस तुष्टीकरण का निराकरण केवल सनातन में है। जब हमारे देश का संविधान बना तो संविधान बनाते समय लोकतंत्र भी डिजाइन हो रहा था। उसी समय एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया गया कि यदि कोई भी नागरिक कोई भी सरकारी संसाधन लेगा, बीच में मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सरकार का काम क्या है, फिर इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई संस्थाओं में सबसे छोटी संस्था परिवार होता है। परिवार के बाद गांव होता है, गांव के बाद हमारे यहाँ तहसील होती हैं, जिले ब्लॉक होते हैं, फिर जिले होते हैं, फिर राज्य होते हैं, फिर देश होता है। एक भौगोलिक सीमा के अंदर बनाई गई व्यवस्था जिसको राष्ट्र बोलते हैं, और उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है। यानी घर में एक मुखिया होता है, गांव में एक प्रधान होता है, जिले में एक अधिकारी होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और देश में प्रधानमंत्री होता है। मैं इसको आसान शब्द में कहूं कि एक राजा का कार्य है अपने समस्त नागरिकों तक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना, उसका जीवन सरल हो, उसकी व्यवस्था करना। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी राजा को अपने नागरिकों तक कोई भी संसाधन पहुंचाने के लिए जाति और धर्म पूछना आवश्यक है? जी हां। ये दो कॉलम जब भी फॉर्म में आप देखें तो समझ लीजिए ये लोकतंत्र के चोर हैं। भारतीय संविधान निर्माण के समय मैं नहीं जानता किस विचारधारा को प्रमुखता दी गई, और सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भरवाए जाने वाले फॉर्म के अंदर जाति और धर्म का कॉलम जोड़ दिया गया। जाति और धर्म का कॉलम लगने से डेटा निकल आता है कि हमारे देश में किस जाति किस धर्म को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं, और अगले चुनाव की व्यवस्था के लिए हमें किसका तुष्टीकरण करना है, हमें किसको मोबिलाइज करना है, हमें किसको ज्यादा सुविधा देनी है। दोस्तों, यहां सनातन परंपरा टूट जाती है। एक राजा का नियम होना चाहिए कि वो देश के सभी नागरिकों को समान समझे, सभी को संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराए, सभी को समानता का पाठ पढ़ाए। लेकिन जिस देश का राजा लोगों को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगे कि मुझे सत्ता में रहना है, तो मुझे इस वर्ग को विशेष सुविधाएं देनी है, इस वर्ग के लिए विशेष कार्य करने हैं, इसको अपीजमेंट करना है, ये तुष्टीकरण है। तो इसका निराकरण केवल सनातन से है। आप शिक्षा के माध्यम से देश में समानता लाइए, समय लगेगा, लेकिन सनातन यही कहता है कि जो नियम सदैव बना रहे वही सनातन है। आप तुष्टीकरण करेंगे, फिर कोई और आएगा, फिर वो किसी और का तुष्टीकरण करेगा, फिर वो किसी और का तुष्टीकरण करेगा। समाज हमेशा बटा रहेगा, और देश की राजनीति हमेशा आप जैसा चलाना चाहते हैं वैसे ही चलती रहेगी। समाज में मारकाट होती रहेगी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना बनता रहेगा।
तो मित्रों, तुष्टीकरण का इतिहास कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया, और इस तुष्टीकरण का उद्देश्य भी सत्ता में बने रहना ही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। हमारे देश की राजनीति का पतन हमेशा इसी प्रकार होता रहेगा जब तक हम तुष्टीकरण को अपनाते रहेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के आप सदस्य क्यों ना हो, जब तक आपकी विचारधारा सनातन नहीं होगी तब तक आप देश के नागरिकों को समान दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। सनातन मतलब सदैव। ऐसा नियम बनाइए जो सदैव बना रहे। किसी भी व्यक्ति की जाति धर्म पूछना बंद कर दीजिए, उसकी नीड को पूरा कीजिए, उसकी आवश्यकता को पूरा कीजिए। किसी व्यक्ति के पास आजीविका चलाने के लिए संसाधन नहीं है तो उसमें उसकी जाति या धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और जहां जाति और धर्म नहीं होते वहीं सनातन होता है। इन्हीं विचारों के साथ आज के विषय को समाप्त करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आपको लगता है कि ये विचार सब ज्यादातर लोगों तक पहुंचने चाहिए तो आप अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप इनको शेयर कर सकते हैं। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, मैं अपनी कमी को सहर्ष स्वीकार करता हूं और उसको सही करने का प्रयास करता हूं। कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।